नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम बता दें कि ये क्लास जो है आपकी, जो भी आप बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरे जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। मतलब बैंक में चाहे आपका आरबीआई हो, एसबीआई हो, ठीक है, आर आरबीआई पीओ क्लर्क हो, या फिर नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक या एनएचबी हो, ठीक है, इन सभी में जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या अदर क्वेश्चन आते हैं वो सभी हम लोग यहाँ पे डेली डिस्कस करते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप दूसरे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा एसएससी या फिर रेलवे या स्टेट एग्ज़ाम की, उनके लिए भी ये क्लास यूज़फुल है। ठीक है, आइए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आज है 7 मई 2025। तो 7 मई 2025 अगर हम बात करें, आज जो महत्वपूर्ण दिवस है, कौन कौन से ऐसे दिवस हैं जो आज के दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है 7 मई को। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है 7 मई को, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका मुख्य उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, जो खेल है, खेल के अंदर का जो यूथ है, ध्यान रखिएगा, उनको इनक्रेज करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स से ध्यान रखिएगा जोड़ना, जितने भी एथलेटिक्स हैं। ठीक है, तो इसी के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेशनल टूरिज्म डे भी हम मनाते हैं 7 मई को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग नेशनल टूरिज़्म डे मनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें यहाँ पे, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को अट्रैक्ट करना। ठीक, तो ये दो दिन हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे भी गए हैं कई बार, इसको देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे देखेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आई, ध्यान रखिएगा। इंडसइंड बैंक जो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये प्राइवेट बैंक है फिलहाल। तो इंडसइंड बैंक के जो डिप्टी सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम है अरुण खुराना। ठीक है, तो अरुण खुराना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप डिटेल में थोड़ा जान लो, उसके बाद उसका एमसीक्यू कर लो। ठीक है, सबसे सही होता है आप डिटेल में जानिए फिर एमसीक्यू करिए। तो हम वही करते हैं यहाँ पे, पहले डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद सारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया, ध्यान रखिएगा, ये किस पद पर थे। पहली बात तो डिप्टी सीईओ थे खुराना जी, और तत्काल प्रभाव से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका मुख्य कारण क्या रहा है कि बैंक में आंतरिक डेरिवेटिव्स ट्रेड की गलत अकाउंटिंग, ये पॉइंट या ये लाइन अंडरलाइन कर लेंगे, आंतरिक डेरिवेटिव ट्रेड्स की गलत अकाउंटिंग के कारण हुए नुकसान की जिम्मेदारी इन्होंने ली और उसके बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इनकी भूमिका जो थी इसमें, खुराना जो थे, मतलब जो अरुण खुराना थे, ध्यान रखिएगा, ये ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस की देख रेख कर रहे थे। ठीक है, किसकी देख रेख कर रहे थे? ट्रेजरी फ्रंट देखते थे, मतलब। ठीक है, और वरिष्ठ प्रबंधन, सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट भी थे ये। ठीक है, और इन्होंने कहा कि हाल की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को देखते हुए मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और इस्तीफा देता हूँ। ठीक है, यह घटना बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने पद से जो इस्तीफा दिया है। अगर हम बात करें, देखो, आपने सुना होगा डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेटिव्स फ्यूचर के लिए, ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में, दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है टू सेल और बाय, टू सेल और बाय क्या? सिक्योरिटीज। ठीक है, स्टॉक वगैरह भी इसमें आते हैं। ठीक है, बॉन्ड वगैरह भी इसमें आते हैं। तो जो सिक्योरिटी होती है, ध्यान रखिए, सिक्योरिटीज़ को फ्यूचर में एक निश्चित तिथि को खरीदने बेचने का जो एक एग्रीमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, वो डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए डेरिवेटिव्स क्या है। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट
और एक चीज़ और याद ध्यान रखिएगा, फ्यूचर एग्रीमेंट एंड फाइनेंशियल, ध्यान रखिएगा ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट या फिर इसी को एग्रीमेंट कह सकते हो, तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली, अरुण खुराना ने, और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बैंकिंग एग्जाम एंड अदर एग्जाम ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन बने, ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस बैंक के डिप्टी सीईओ ने अकाउंटिंग गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अकाउंटिंग फ्रॉड मतलब मिस्टेक्स थी, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन बाय द सीईओ, डिप्टी सीईओ अरुण खुराना एंड ही रिजाइन। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस बैंक की बात हो रही है, सपोज ऑप्शन में दिया है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, तो द राइट आंसर इज इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक ध्यान रखिएगा जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ठीक है, हिंदुजा ग्रुप के द्वारा, हिंदुजा ग्रुप इसका ओनर है, ध्यान रखिएगा, हिंदुजा ग्रुप के द्वारा 1994 में, ठीक है, इस बैंक की स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों इस बैंक का, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पुणे में। ठीक, ये दो चीज़ें और ध्यान रखेंगे इसके बारे में, क्लियर हो जाती हैं चीज़ें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, खुराना किस बैंक के ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस की देख रेख कर रहे थे, मतलब यहाँ पे अरुण खुराना की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अरुण खुराना की बात हो रही है। किस बैंक के ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस की देख रेख कर रहे थे, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, तो द राइट आंसर इज इंडसइंड बैंक। ठीक है, किसके किसके बारे में, इंडसइंड बैंक। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, देश की सबसे बड़ी बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है अगर हम बात करें। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी पूछा जाता है। 1 जुलाई 1955 की इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो मुंबई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अरुण खुराना ने इस्तीफा क्यों दिया है, यहाँ पे निजी कारण, सेवानिवृत्ति, डेरिवेटिव ट्रेड्स की गलत अकाउंटिंग की जिम्मेदारी लेते हुए, प्रमोशन मिलने पर, तो द राइट आंसर इज यहाँ पे डेरिवेटिव ट्रेड्स की गलत अकाउंटिंग की जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब की नई नियुक्ति हुई है गुंजन सोनी जो है। ठीक है, तो कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब यूट्यूब जो है उसकी जो कंट्री मतलब भारत की जो मैन एक तरीके से एमडी अपॉइंट करी गई देश की, ठीक है, भारत की। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण बनता है, इन्हें यूट्यूब इंडिया का कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, अनुभव उनके पास बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और ई कॉमर्स क्षेत्रों में 20 वर्ष का अनुभव, ये इनके बारे में हो जाता है। ठीक है, ये पूर्व पद पर रह चुकी हैं, जलोरा नामक कंपनी की ग्रुप सीईओ थी और 6 वर्षों तक सिंगापुर में भी इन्होंने कार्य किया। ठीक है भाई, इनके बारे में ये चीज़, इनका योगदान जो है जलोरा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नए कैटेगरी और बिजनेस मॉडल शुरू किए, नवाचार को बढ़ावा दिया और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया। तो भूमिका की इनकी क्या भूमिका है यहाँ पे, अब वह यूट्यूब के भारत के में विकास और नवाचार अभियानों का नेतृत्व करेंगी। तो ये अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी या आईटी टेक्नोलॉजी से भी ये क्वेश्चन बनता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं इस समय, ठीक है, एग्जाम में, तो ज़रूरी ये जानना। हाल ही में यूट्यूब इंडिया की कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वैशाली ठाकुर, रश्मि सिंह, गुंजन सोनी, मनीषा कोहली, तो राइट आंसर इज गुंजन सोनी। गुंजन सोनी यूट्यूब से पहले किस कंपनी में ग्रुप सीईओ थी, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जेलोरा, अमेजन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जेलोरा। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आईटी एंड टेक्नोलॉजी से। CTRLS जिसे कंट्रोल एस भी कह सकते हो आप, ठीक है, कंट्रोल्स डाटा सेंटर का मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश, तो इस कंपनी ने, ध्यान रखिएगा,
मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट किया है, 500 करोड़ रुपए का डेटा सेंटर बनाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि या ये कंप्यूटर में पूछ ले या फिर अलग से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कंट्रोल हम लोग यूज़ करते हैं उसी के साथ में, देखो एस लगा के इसका नाम रखा गया इस कंपनी का, CTRLS डाटा सेंटर। कहाँ पे ये बड़ा निवेश करेगा, कहाँ पे अपना डाटा सेंटर बना रहा है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, मध्य प्रदेश में। बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो इसने निवेश की जो घोषणा करी, ध्यान रखिएगा, 500 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में करेगा। और यहाँ पे बडवई IT पार्क में, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकल के आता है, बडवई IT पार्क में डाटा सेंटर स्थापित करेगा। तो कितना का निवेश किए करेगा, ये किस स्टेट में करेगा, कंपनी के बारे में। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें निकल के आ रही जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्थान की बात की जा रही, तो नया ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर 5 एकड़ ज़मीन पर बनेगा। तो यहाँ पे जो ज़मीन होगी वो ली जाएगी, फिलहाल MP में ये बन रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। रोजगार, इस योजना से जाहिर सी बात है लगभग लोगों को रोजगार मिलेगा और 200 लोगों को इसके रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। घोषणा का अवसर की बात करें तो ये घोषणा टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के दौरान, ध्यान रखिएगा, ये टेक कॉन्क्लेव हुआ था 2025 में 27 अप्रैल को इंदौर में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी निकल के आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेक कॉन्क्लेव, टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 कहाँ हुआ था, तो 27 अप्रैल को इंदौर में आयोजित हुआ था, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है, ये रणनीतिक निवेश क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्रोसेसिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकी सेवाओं का समर्थन करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता, देश का पहला AI सेंटर, ध्यान रखिएगा, जो बनाया गया है, तो वो आपसे अगर पूछे तो ये लखनऊ, कहाँ पे बनाया गया है, लखनऊ में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कहाँ बनाया गया, लखनऊ में। ठीक, तो यहाँ से एक ये सब क्वेश्चन जो हमने बताया टिक किया, ये क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल्स डाटा सेंटर ने हाल ही में किस राज्य में 500 करोड़ का निवेश करके डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। कंट्रोल्स का नया डेटा सेंटर किस IT पार्क में बनाया जाएगा, सांची IT पार्क, भोपाल टेक पार्क, बडवई IT पार्क, इंदौर इनोवेशन पार्क। तो द राइट आंसर इज बडवई IT पार्क, अभी पढ़ा है आपने। यह कंट्रोल डेटा सेंटर किस प्रकार की तकनीकों को समर्थन देगा, केवल मोबाइल ऐप्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और डेटा प्रोसेसिंग, टीवी प्रसारण। तो राइट आंसर इज C, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI एंड डेटा प्रोसेसिंग। इसके बाद आगे आते हैं, ये भी क्वेश्चन देखो RBI से रिलेटेड है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बॉन्ड फॉरवर्ड्स पर RBI के नए नियम, यहाँ पे बॉन्ड फॉरवर्ड्स पर RBI ने नए नियम बना दिए हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन से नए नियम बनाए, आइए इसको देखते हैं। नए नियम लागू होने की जो तिथि यहाँ पे बात की जा रही है, पहली बात तो 2 मई 2025 से ये प्रभावी होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉरवर्ड बॉन्ड की बात करें या बॉन्ड फॉरवर्ड की बात करें, तो ये फाइनेंशियल एग्रीमेंट ही होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। ठीक है, बॉन्ड फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो ये भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट एग्रीमेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में, बिटवीन टू पार्टीज टू बाई और सेल बॉन्ड, एक तरीके डेरिवेटिव ही कह सकते हैं इसको, ये डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक या एट अ फिक्स्ड डेट, फ्यूचर डेट। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव्स का ही प्रकार है। ठीक है, इसका प्रकार है डेरिवेटिव्स ही होता है ये। तो इसके लिए नया नियम बनाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और ये नया नियम लागू होगा 2 मई 2025 से।
तो यहाँ हिंदी में दिया हुआ है बॉन्ड फॉरवर्ड क्या होता है। ये ऐसे वित्तीय अनुबंध फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें दो पक्ष भविष्य में एक निश्चित तिथि पर एक निर्धारित मूल्य पर सरकारी बॉन्ड की खरीद या बिक्री पर सहमति देते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य क्या है? दीर्घकालिक निवेशकों को, मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ब्याज दर में रिस्क और नकदी प्रवाह प्रबंधन में सहायता देना। तो जो इंटरेस्ट होता है ध्यान रखिएगा उसमें, ठीक है, इंटरेस्ट एंड कैश कैश फ्लो मैनेजमेंट में हेल्प करना। ठीक है, कैश फ्लो मैनेजमेंट में हेल्प करना। ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पादों की रेंज का विस्तार करना। सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जुड़े, ठीक है, डेरिवेटिव की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना। ये इसके उद्देश्य हैं। अगर बड़े क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी शामिल करेगा, लाइक पीओ जैसे एग्जाम जो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानना जरूरी होता है। सबसे अधिक मांग किसकी अगर हम बात करें तो जो लॉन्ग टर्म, ध्यान रखिएगा, 10 से 15 वर्ष की राज्य विकास ऋण से जुड़े बॉन्ड फॉरवर्ड की मांग अधिक रहने की संभावना है, क्योंकि इस अवधि में यील्ड स्प्रेड लंबी अवधि के बॉन्ड की तुलना में अधिक है। 10 वर्षीय राज्य बॉन्ड और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड के बीच स्प्रेड 19 बेसिस पॉइंट है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, देखो, FRA जिसे कहते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में केवल नगद निपटान मतलब कैश सेटलमेंट होता है और कोई वास्तविक बॉन्ड नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है या बॉन्ड फॉरवर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, तो FRA मतलब फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में कोई कैश सेटलमेंट नगद के इसमें एक केवल सॉरी इसमें केवल नगद निपटान होता है, ओनली कैश सेटलमेंट होता है। मतलब कोई वास्तविक बॉन्ड नहीं मिलता है, तो कोई फिजिकल बॉन्ड इसमें नहीं मिलता, कहने का मतलब ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब एक तरीके से बॉन्ड, एक बॉन्ड में जो ध्यान रखिए क्या होता है कि एक तरीके से टर्म एंड कंडीशन और एक एग्रीमेंट कह सकते हो होता है। ठीक है, बॉन्ड में एक एग्रीमेंट होता है, तो ये फिजिकल रूप में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि LIC का बॉन्ड देखा है आपने, जब प्रीमियम कराते तो ठीक वैसे ही समझिए। ठीक है, लेकिन यहाँ FRA में नगद निपटान होता है, कोई वास्तविक बॉन्ड नहीं मिलता है। बट बॉन्ड फॉरवर्ड में अगर हम बात करें तो एसेट डिलीवरी, बॉन्ड की वास्तविक प्राप्ति होती है, जिससे बीमा कंपनी, जैसे लाइक हमने बताया, बीमा कंपनियों जैसी संस्थाएं अधिक लाभान्वित होती हैं। ठीक है, तो बॉन्ड फॉरवर्ड और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट अगर ये पूछे तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बाजार की भागीदारी की बात करें तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर बाजार निर्माता के रूप में कार्य करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक और जो प्राइमरी डीलर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इसमें मार्केट मेकर के रूप में काम करेंगे। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये होता है, देखो फिर सीधी सीधी बात है, जो बॉन्ड्स होते हैं ध्यान रखिएगा, उसकी सेलिंग कौन करता है? गवर्नमेंट, RBI करती है गवर्नमेंट के कहने पर। और इसमें हिस्सा कौन लेंगे, इसमें इन्वेस्ट कौन करेंगे? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हिस्सा लेते हैं। ठीक है, मतलब एक और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर की बात की जा रही, इनकी बात करी जा रही। ठीक है, तो ये इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें हिस्सा कौन नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसमें भाग नहीं लेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जैसे यहाँ पे दिया, ध्यान रखिएगा, एक मिनट, किस तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा अभी। बॉन्ड फॉरवर्ड में कौन हिस्सा ले सकता है? ठीक है, या हु कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉरवर्ड एंड प्ले मार्केट मेकर्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें
आपका शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ऑप्शन में रखेगा, ठीक है, और कुछ रॉन्ग आंसर ऑप्शन में रखेगा। तो जो सही होगा यहाँ आपको पता है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर इसमें भाग लेंगे। भाग कौन नहीं लेगा? स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। विशेषज्ञों की राय की बात करें तो ये कदम मूल खोज प्राइस डिस्कवरी को बेहतर बनाएगा और बाजार में भागीदारी को बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉलर इंडेक्स से संबंधित। तो डॉलर में देखो 0.1% की गिरावट आई है और ये 99.6% पर आ गया है, ठीक है, मतलब इतना पॉइंट गिर के 99.6 पर आ गया है। भारतीय रुपया इस महीने, ये प्राइस है, ठीक है, रुपए का, परसेंट नहीं, सॉरी, मतलब इतने परसेंट गिर कर इतने पे आ गया है डॉलर इंडेक्स। भारतीय रुपया इस महीने अब तक 0.51% और 2025 में कुल 0.68% मजबूत हुआ। ये पहले भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ, ध्यान रखिएगा, रुपए में मजबूती आई हुई है। यूरो, पाउंड और थाई बाहट मलेशिया की रिंगिट करेंसी है, ठीक है। अन्य मुद्राओं के मुकाबले अन्य मुद्राओं ने भी डॉलर के मुकाबले मजबूती दिखाई, मतलब दूसरी करेंसी में भी तेजी आई है, मतलब उनका पकड़ मजबूत हो रही है मार्केट में, कंपेरिजन टू डॉलर, डॉलर से वो मजबूत हो रहे हैं। आरबीआई ने, तो ये एक क्वेश्चन अलग से है, इसको इसके पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, आरबीआई ने कहा है कि 30,000 करोड़ की 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की नीलामी करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपने सुना होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता और बेचता है, जिसका उद्देश्य होता है मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जब 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की नीलामी करेगा, तो 10 वर्षीय मतलब ये लॉन्ग टर्म है। इसका मतलब होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कॉमर्शियल जो बैंक होती हैं, कॉमर्शियल बैंक, इनके पास से पैसा आरबीआई जब इसको सेल करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड को लॉन्ग टर्म, तो इसमें निवेश करेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा, 100% प्रॉफिट की गारंटी, मतलब एक तरीके से ये इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो बैंक उस केस में क्या करेंगे, देखो, बाजार में लोन ना बांट के बॉन्ड में निवेश करेंगे। और इसके अभी रीजन है, जैसे अभी देखो पाकिस्तान के साथ वार जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं, इससे बचत भी करना ज़रूरी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, सुरक्षित रखेगी इस गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करके, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है ये 30,000 करोड़ की जो नीलामी करने जा रहा है। तो इसके बाद विदेशी बैंकों ने मुनाफा कमाने के लिए सरकारी बॉन्ड बेचे, जिससे 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 6.3% से बढ़ के 5.4% हो गई। यहाँ पे ये विदेशी बैंकों की भी बात की जा रही है, इन्होंने जो सरकारी बॉन्ड थे इन्होंने बेच दिए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आरबीआई ने 1.25 ट्रिलियन के सरकारी बॉन्ड खरीदा ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने खरीदा भी है। तो जब आरबीआई खरीदेगा, ठीक है, ओएमओ में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में, तो जो बैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जिन्होंने, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है, पैसा लगाया होता है, तो जब जाहिर सी बात है लगाया होगा तो इनको ब्याज सहित वापस मिलेगा विद इंटरेस्ट। तो जब पैसा इनको मिलेगा, अब 10 वर्ष के लिए ख़रीदा होगा, तो जाहिर सी बात है आरबीआई से पैसा इनको वापस मिलेगा ब्याज सहित। जब पैसा इनके पास आएगा तो इनके पास नकदी इस केस में बढ़ती है, ठीक है, बैंकों के पास, इनके पास नकदी बढ़ेगी तो इनसे भी पैसा मार्केट में जाएगा, इनसे भी पैसा मार्केट में बढ़ेगा, मार्केट में इस केस में जो लिक्विडिटी होती है, इस केस में लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये खरीदारी 4 किस्तों में होगी, 6 मई, 9 मई, 15 मई और 19 मई को ये खरीदारी आरबीआई करेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई ने किस दिन 30,000 करोड़ की नई 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड नीलाम करेगा? सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार। तो अभी पढ़ के आए हम लोग शुक्रवार, ठीक है, ओएमओ के अंतर्गत। 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की यील्ड कितनी हो गई है, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे आपसे, ठीक है, तो 6.20, 6.36, 6.40, 6.50। तो राइट आंसर इज 6.40। इसके बाद आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत कितनी राशि के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा? 30,000 करोड़, 50,000 करोड़,
1.25 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। तो राइट आंसर इज 30,000 करोड़। ठीक है, इन ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, ये भी ध्यान रखिएगा। विदेशी बैंक के द्वारा सरकारी बॉन्ड बेचने का मुख्य कारण क्या बताया गया? विदेशी बैंकों ने यानी कि अगर सरकारी बॉन्ड में जो निवेश किया था उसको बेच दिया है, तो इसका रीजन क्या है? अगर पूछे आपसे, डॉलर की कमजोरी, भारत पाक तनाव और मुनाफा वसूली, RBI की नीति में बदलाव, महंगाई दर। तो अगर आपसे पूछे, देखो अभी भी थोड़ी देर पहले हमने बताया, तो वार जैसी स्थिति होती है तो वहाँ पे सुरक्षित तरीके अपनाने लगती हैं कंपनियां। ठीक है, जो भी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, तो यहाँ पे फिलहाल भारत और पाक तनाव जो है और मुनाफा वसूली। ठीक है, हो सकता है इन्हें अच्छा रेट मिल रहा हो, इसलिए इन्होंने क्या किया, बेच दिया। ठीक है, तो ये सही टाइम हुआ इनके लिए, बाद में इन्हें उतना रेट ना मिले सही। ठीक है, तो ये रीज़न रहा, इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसके पहले इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जब इस प्रकार अगर मैं इसके ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तो भारत के पास दो तरीके के राफेल हैं। ठीक है, एक एयरफोर्स के पास, ठीक है, और अब जो आएगा वो नेवी के पास होगा। ठीक है, अब जो आएगा वो इंडियन नेवी के पास होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके के जो राफेल है, ध्यान रखिएगा, भारत किससे खरीद रहा है? फ्रांस से खरीद रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रखा होगा यहाँ से। भारत और फ्रांस के बीच लगभग 64,000 करोड़ का इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, काफ़ी बड़ी अमाउंट है, 64,000 करोड़। तो इसके अंतर्गत 26 राफेल मरीन जेट्स भारतीय नौसेना खरीदेगी। अगर बात करें इसमें, तो 22 सिंगल सीटर कैरियर ऑपरेशनल और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर विमान शामिल हैं। विमान INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे, जो कि स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया INS विक्रांत के बारे में। इस जो ये मिलेगा, डिलीवरी कब तक फ्रांस करेगा? तो अभी अगर एग्रीमेंट होगा तो ये 2028 में जाके भारत को मिलेगा। यहाँ पे ये शुरू होगा और 2030 तक ये डिलीवरी पूरी हो पाएगी। इसमें फ्रांस क्या करेगा? फ्रांस इसमें ट्रेनिंग भी देगा, सिमुलेटर, हथियार और लॉजिस्टिक्स भी उपलब्ध कराएगा। तो भारत में अगर हम बात करें, तो इन विमानों के लिए हथियारों का एकीकरण और इंजन इंजन की रिपेयरिंग के लिए, ध्यान रखिएगा, सेंटर भी वो स्थापित करेगा। एंड फ्यूज लॉज उत्पादन की व्यवस्था भी वो करेगा। इस डील में अगर हम बात करें, तो हज़ारों नौकरियां, इसमें नौकरियां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्रिएट होंगी, क्योंकि एक बड़ी डील है, और MSMEs के लिए राजस्व के अवसर पैदा करेगी, जो कि इस एग्रीमेंट में कहा जा रहा है। ये डील भारतीय वायुसेना के पहले पहले से मौजूद 36 राफेल जेट के साथ तालमेल बढ़ाएगी। देखो, इसके पहले भी भारत ने फ्रांस से 36 राफेल खरीदे थे, और अभी भारत, ध्यान रखिएगा, 64,000 करोड़ में 26। ठीक है, तो यहाँ पे मैरीन राफेल इसको कहेंगे। मरीन राइफल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये इंडियन नेवी के पास रहेगा। ठीक, तो ये दोनों में अंतर है, ये समुद्र से दागे जाते हैं, और ये एयरफोर्स यूज करती है, जो बाकी राइफल हैं। ठीक है, तो जैसे ये ऊपर हवा से वार किए जाएंगे, ये नीचे समुद्र से। ठीक है, तो ये समुद्री सीमा में सुरक्षा के लिए भारत ने ये एग्रीमेंट किया। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनने की संभावना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि भारत ने फ्रांस के साथ कितने करोड़ रुपए की राफेल मरीन डील पर हस्ताक्षर किया है, तो जैसे ऑप्शन है 60,000 करोड़, 64,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर है 64,000 करोड़। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, राफेल मरीन डील में कितने विमान शामिल हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 36। द राइट आंसर इज 26। तो राफेल मरीन डील में कितने विमान शामिल होंगे? कुल 26 विमान शामिल होंगे, और ये कब से उपलब्ध हो पाएंगे? 2028 से। तो ये डेट भी ध्यान रखिए, कंट्री फ्रांस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है? ये एक बार नहीं, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और स्वदेशी विमान वाहक पोत है, सबसे खास बात यह है, इसलिए कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया।
यहाँ पे पूछ सकता है पनडुब्बी है, मिसाइल विध्वंसक है, स्वदेशी विमान वाहक पोत है, गश्ती नौका है। तो फिलहाल ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है, तो सही आंसर होगा। राफेल मरीन जेट्स का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। एयरबस, बोइंग, डसॉल्ट एविएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डसॉल्ट एविएशन इसका निर्माण करती है। ठीक। राफेल मरीन जेट्स की डिलीवरी कब से शुरू होने की संभावना है? ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2028, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2027। द राइट आंसर इज 2028। 2028 किससे इसकी डिलीवरी उपलब्ध हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के वर्तमान रूसी मूल के विमान कौन से हैं? तो रसिया से भी विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत को जो एग्रीमेंट है, खासकर डिफेंस को लेकर के, वो ज़्यादा हैं। उसमें से कुछ देशों की अगर हम बात करें तो इसमें रसिया, फ्रांस एंड इज़राइल। ठीक है, ये ऐसे देश हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा डिफेंस डील भारत ने करी हुई है, और अमेरिका अमेरिका के साथ भी। ठीक है, इन सभी के साथ डील करी हुई है। और अगर हम बात करें एशिया में, कुल 3 देश ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। तो एक तो आपका पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है, दूसरा इंडिया, और तीसरा सऊदी अरब। ये कुछ देश हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हथियार खरीदते हैं, और सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला जो देश है वो आपका अमेरिका ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाले देश की कैटेगरी में अमेरिका शामिल है। भारतीय नौसेना के वर्तमान रूसी मूल के विमान कौन है? अगर आपसे ये पूछे क्वेश्चन तो सुखोई 30 MKI, राफेल, मिग 29, मिराज 2000। तो इसका जो सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, मिग 29। अगला क्वेश्चन, ये डील किस नीति के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देती है? जो ये डील हुई है भारत और फ्रांस के बीच में, एम राफेल डील, ठीक है, किसके साथ में? भारत और फ्रांस के बीच में। तो ये जो डील हुई है, ध्यान रखिएगा, ये किस नीति के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देती है? डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत। भारत, जैसे भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, और भारत जो है 2000, ध्यान रखिएगा, 2047, 2047 तक, ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो ये सब कुछ मुद्दे हैं भारत के, उसमें से आत्मनिर्भर भारत भी है, जिसमें अगर हम बात करें, मेक इन इंडिया मुख्य रूप से इसमें शामिल है। ठीक है, इसी का ही पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत में का ही हिस्सा है, जहाँ पे भारत विदेशी कंपनियों को, ठीक है, एक तरीके से अपने यहाँ स्थान उपलब्ध कराता है। ठीक है, उन निवेश के अवसर उपलब्ध कराता है, ताकि विदेशी कंपनियां आए और यहाँ पे उत्पादन करें और भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस डील से किसे नौकरी और आर्थिक लाभ सबसे अधिक फायदा होगा? ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, MSME, विदेशी बैंक। तो सबसे ज़्यादा इसका फायदा MSME को होगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जो कि इस एग्रीमेंट में कहा गया है। तो ये लगभग हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है, और अगर आपको PDF चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो इस टेलीग्राम ऐप पर जा कर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करिए, ओके एग्ज़ाम ऑफिशियल चैनल का नाम है, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।